प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 1 पादपों में पोषण का प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने पादपों में पोषण के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया है। प्रत्येक पंक्ति को हमने देखा है और उसकी जितनी भी परिभाषाएं थी उन सबों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब आज इस अध्याय का प्रश्न उत्तर बच गया है, जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? एक सवाल है आप लोगों के सामने कि जो जितने भी जीव हैं सजीव, उनको भोजन की आवश्यकता, खाद्य मतलब भोजन की आवश्यकता, तो उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप जानते हैं कि जो सजीव हैं वह वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और इस वृद्धि और विकास के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सवाल है कि यह ऊर्जा मिलता कहाँ से है? तो जो भोजन जीव करते हैं उसी भोजन से इनको इस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसे हम उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं कि सभी जीवों में वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा खाद्य से प्राप्त होती है, इसलिए जीवों में खाद्य की आवश्यकता होती है। समझ गए? अब आप देखें कि दूसरा प्रश्न है कि परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। हम लोगों ने कई तरह के जीवी को देखा है, सहजीवी को देखा है, परपोषी को देखा है, परजीवी को देखा, मृतजीवी को देखा, कीटभक्षी को देखा। इसमें जो है आपको अंतर स्पष्ट करना है परजीवी और मृतजीवी में। तो परजीवी और मृतजीवी में निम्नलिखित अंतर है। इसको सारणी में मैंने आपको बना दिया है और इसमें 4 उत्तर है, पॉइंट है, इसमें आपको दिया गया है। पहला है कि परजीवी अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी जो है वह भोजन सजीव से ही प्राप्त करता है। दूसरा है कि मृतजीवी अपना भोजन मरे हुए जीवों से या सड़े गले जो रहते हैं जीव या पौधे, उससे प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि परजीवी में भोजन को विघटन करने की क्षमता नहीं होती है, वह सीधे उसको ग्रहण कर लेता है, जबकि मृतजीवी अपने खाद्य पदार्थों का विघटन कर सकते हैं। तीसरा है कि परजीवी सामान्यतः अपने भोजन के लिए सजीवों के ऊपर या भीतर दोनों स्थान पर रह सकता है, जबकि मृतजीवी जो है वह अपने भोजन के लिए वह उस भोज्य पदार्थों के ऊपर ही रहता है, उसके अंदर नहीं रहता है। एक और है पॉइंट जो इसमें नहीं दिया हुआ है कि परजीवी अपना आवास और भोजन दोनों प्राप्त करते हैं जीवों से उसी पर रह करके। मृतजीवी भी उसी तरह से भोजन प्राप्त करते हैं, यह दोनों में समानता है। वो भी उस पर रहते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, और ये भी रहते हैं उस पर भोजन प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है कि परजीवी में अमरबेल है जो पौधा है, जू है, जोंक है, ये सब जो है जीव है, जंतु है। मृतजीवी में मशरूम है, कवक है, ये जो है आपको उसके उदाहरण है। तो इस तरह से परजीवी और मृतजीवी में हम लोगों ने अंतर और समानता भी एक देख लिया है। अब आप देखें, तीसरा प्रश्न है कि आप पत्ती में मंड या स्टार्च, उसी को स्टार्च भी कहते हैं, की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो हम सभी जानते हैं कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही मंड या स्टार्च का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि पौधे जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। वह भोजन ही मंड है, स्टार्च है। तो पत्तियों में ही वह बनता है। तो पत्ती में मंड है कि नहीं है, इसकी उपस्थिति का हम लोग परीक्षण करेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या कि पुदीना का कुछ पौधा ले लेते हैं और उस पौधे को निकाल करके हम 2-3 दिन के लिए कमरे में, अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जहाँ पर कि प्रकाश नहीं उसको मिलता है। तो 3 दिन के बाद में उसको निकाल करके और उसका एक पत्ती अलग से तोड़ लेते हैं, और उस पत्ती पर हम एक काला पट्टी को साट देते हैं, लगा देते हैं।
जिससे कि उसका कुछ भाग दिखाई दे और कुछ भाग ढका हुआ रहे। और उस पत्ती को फिर हम धूप में रखते हैं, पुदीना का उस पौधे को फिर धूप में रख देते हैं। 5-6 घंटे धूप में रखने के बाद में क्या करते हैं कि उस पौधे से उस पत्ती को, जिस पत्ती पर हमने वो पट्टी लगाया है, उसको ढाका है, उसको हम तोड़ करके अलग कर लेते हैं। उसके बाद में है कि उसको पानी में डाल करके 2-3 मिनट तक उबालते रहते हैं। जब वह उबल जाता है तब उसको फिर से हम निकालते हैं और निकाल करके फिर उसको अल्कोहल में डाल देते हैं। और उसको अल्कोहल वाला जो आपको रहता है, प्रखनरी रहता है, उसमें उसको फिर से हम गर्म पानी में डाल करके फिर उबालते हैं। इस तरह से होता क्या है कि जो उसमें पत्तियों में जो क्लोरोफिल रहता है, हरा रंग रहता है, वो उससे निकल जाता है। आप इसमें देख रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है, लेकिन हम चित्र पर फिर आएंगे, लेकिन इसके पॉइंट का वर्णन पहले कर लेते हैं। आप देख लीजिए पहले इसको कि अब उन पत्तियों को निकाल करके जो अल्कोहल है उससे निकाल करके और हम स्लाइड पर रख देते हैं। उजला शीशा का स्लाइड होता है, 2-3 इंची लंबा होता है, 1 इंची चौड़ा होता है, उस पर हम उसको रख देते हैं। और उस पर रखने के बाद में उस पर आयोडीन का हम बूंद बूंद करके उस पर डालना शुरू करते हैं। होता क्या है कि पत्ती के जिस भाग में हम लोग पट्टी लगा दिए थे, साट दिए थे ऊपर से, वहाँ का भाग उजला रह जाता है, सादा रह जाता है। जबकि जो भाग दिखाई पड़ रहा था, यानी जो भाग धूप में था, जिस पर पट्टी नहीं लगी थी, वह भाग काला या नीले रंग का हो जाता है। होता क्या है कि आयोडीन डालने के बाद में वह जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ में वह प्रतिक्रिया करके और उस भाग को वो नीला हो जाता है। इससे पता चलता है कि सूर्य की उपस्थिति में पत्ती का जो ढका भाग था उसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि जो भाग दिखाई पड़ रहा था उस भाग में मंड का निर्माण हुआ है और आयोडीन डालने पर वह भाग जो है काला हो गया है। अब ऊपर आइए, देखते हैं हम इस पत्ती में। आप देख रहे हैं कि बाएं साइड का जो क लिखा हुआ है, उस पत्ती के पार्ट पर उतना दूर तक एक पट्टी लगा दिया गया है। उसको क्लिप से लगा करके हम लोग पैक कर दिया हुआ है, वैसा फिगर में आपको दिख रहा है। और इस पत्ती को धूप में रखा गया था और फिर जो है उस पत्ती को बाद में जब उबाल दिया गया, उसके बाद में निकाल करके उस पर जब आयोडीन डाला गया तो बीच का भाग जो इधर ए में, क में जो आपको काला दिख रहा था, ख में वो सादा दिख रहा है ना। और इस जो सादा वाला भाग है, इसके ऊपर वाला जो भाग है, यह भाग जो पूरा है वह काला हो जाता है और नीचे वाला भी भाग काला दिखाई देता है आपको इस तरह से, है ना। लेकिन यह बीच का जो भाग है वह भाग आपको उजला रह जाता है, सादा रह जाता है। तो इस तरह से आपको हमको जानकारी हो जाती है कि किस तरह से जो है कि पत्तियों में मंड की उपस्थिति का हम परीक्षण कर सकते हैं। इससे पता चल जाता है हमको। तो हम अभी तक में 3 प्रश्न को कर चुके हैं। चौथा प्रश्न है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन दीजिए ना। तो इसमें संक्षिप्त वर्णन देना है खाद्य संश्लेषण। पौधों में खाद्य संश्लेषण जो है खाद्य का निर्माण की प्रक्रिया है और खाद्य का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। इसलिए खाद्य संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण एक ही चीज़ है, समझ लीजिए। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो उसके लिए तो आप जानते हैं कि जड़ द्वारा जल और उसका खनिज लवण अवशोषित करता है पौधा, और वायुमंडल से पत्तियों द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। और पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो हरा वर्णक रहता है उसको जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वह उसमें उपस्थित रहता। वहीं पर जाकर के जल खनिज लवण भी जमा होता है और वहीं पर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी जमा होता है। और जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वहीं पर आपको कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं स्टार्च या मंड या शुगर, जो भी आप कहें, कई नामों से जाना जाता है, तो इसका निर्माण होता है। तो यही जो है मंड जो है वह खाद्य पदार्थ है। और आप जानते हैं कि पत्तियों में खाद्य का निर्माण होता है, इसलिए पौधों की पत्तियों को खाद्य का फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे हम देखें इस तस्वीर में कि जितने चीज़ों को मैंने बताया है आपको, तो ये देख लीजिए आप, स्पष्ट है कि नीचे से जड़ है और जड़ में नीचे आप देख रहे हैं H2O लिखा हुआ, वाटर। पौधे इसका अवशोषण कर रहे हैं या मिट्टी में है, मिनरल्स है ऊपर में,
नीचे जल, ऊपर मिनरल्स, खनिज लवण जो हो गया वह, और वायुमंडल से आप बाएं साइड में देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे अपने तरफ खींच रहे हैं, तीर लगा हुआ पौधों के तरफ। उसके बाद है कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और इन चारों चीज़ों के मिलने से पौधों में भोजन का निर्माण हो गया, खाद का संश्लेषण हो गया। और यह जो तीर निकला हुआ दाएं तरफ आपको नीचे में जो शुगर लिखा हुआ है, यही कार्बोहाइड्रेट है, यही मंड है, यही स्टार्च है, जो कि हमें भोजन के रूप में प्राप्त होता है, खाद्य के रूप में प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, जो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ तीर का निशान लगा हुआ है जिसमें O2 लिखा हुआ है, O2 निकलता है। तो इस तरह से इस तस्वीर से आपको स्पष्ट हो गया कि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरह से होती है। आगे देखते हैं पचमा में। पचमा प्रश्न क्या कहता है, तो किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। यानी जो पादप माने पौधा तो जान रहे हैं आप ऑलरेडी, जो पौधे हैं वह भोजन का मूलभूत स्रोत है, इसको चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव हैं वे सभी जीव अपना भोजन या तो सीधे पौधों से करते हैं या फिर घुमा फिरा करके, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ये भोजन के लिए पौधों पर भी सब जीव निर्भर करते हैं। अब लगेगा कि कुछ जीव तो मांस खाते हैं, तो मांसाहारी जीव है, वो तो पौधे नहीं खाते हैं। सही बात है, जो जीव मांस खाते हैं वो पौधे नहीं खा रहे, जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, मांसाहारी जीव है, पौधे नहीं खाते हैं। लेकिन वो जिन जीवों को खाते हैं वो जीव क्या खाते हैं? वो हरिन है, जिराफ है, गेंडा है, ये सब क्या खाता है? ये तो पौधे खाते हैं ना। तो यह हो गया प्रत्यक्ष रूप से, जो जीव पौधे को खाते हैं और उस जीव को फिर दूसरे जीव खाते हैं जो मांसाहारी जीव होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जो है भोजन के लिए पौधों पर ही आश्रित होते हैं। शाकाहारी जीव सीधे सीधे पौधों से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और मांसाहारी जीव जो दूसरे शाकाहारी जीव होते हैं उसको भोजन करके। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पौधा जो है, पादप जो है, वह हमारे भोजन का मूलभूत स्रोत है। नीचे आप देख रहे हैं कि आप दो तस्वीर बना हुआ है ना। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कई श्रेणी बना हुआ है, जो प्रवाह लिखा गया है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से। तो प्रवाह चित्र है, आप देख रहे हैं यहाँ घास खाने वाला है। कौन कौन जीव है? हरिन है, खरगोश है, गेंडा है, यह घास खा रहा है। इसको कौन खाने वाला है? लकड़बग्घा है ऊपर, और शेर है, यह उसको खा रहा है, इन जीवों को खा रहा है। दूसरा में हम देखते हैं कि पेड़ है, बड़ा पेड़, ये तो घास खाने वाला जीव हो गया। बड़े बड़े पेड़ों के डालियों से जो खाता है वो वाला हो गया। जिराफ है, वो देख रहे हैं। छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, ये देख रहे होंगे। अब मेढक है, ये कीट पतंग है, ये सब भी पौधे को खाते हैं, पौधे पर रहते हैं, उसकी पत्तियों को खाते हैं। और इन जीवों को खाने वाला है, जैसे कीट को खा जाती है चिड़िया, इस चिड़िया को खाया जाता है बाज, उसी तरह से कीट को खाता है मेढक, फिर इस मेढक को खा जाता है सांप, उस सांप को खा जाता है बाज, उस सांप को खा जाता है नेवला, है ना। और फिर उस तरह से फिर इन जीवों को ऊपर में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में बाघ है, बाघ बैठा हुआ है, वह उन जीवों को खाता है। तो इस तरह से नीचे का जो जीव है, जो मेढक आपको देख रहे हैं, जो जिराफ देख रहे हैं, टिड्डा देख रहे हैं, ये सीधे सीधे शाकाहारी हो गया, उसको खाने वाला। और ऊपर के जीव है जो हैं, जो जिराफ को खा रहे हैं, जो बाघ खा रहा है, जो मांसाहारी जीव है, वह प्रत्यक्ष रूप से भोजन पर आधारित है, पादप भोजन पर, और जो घास खाते हैं वो सीधे सीधे आधारित हैं। तो इस तरह से जो है आपका यह 5वां प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। अब हम छठा प्रश्न को देखते हैं कि छठा प्रश्न में क्या है। इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप सभी बच्चे को इतना अच्छा से पंक्ति बाई पंक्ति इस बुक का प्रत्येक पंक्ति को समझाया गया, आप सभी जान रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए कौन कौन सा सही शब्द है। जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे या भूल रहे होंगे, है ना, या क्लास नहीं किए होंगे, उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ
क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें खाली जगह है कहते हैं, तो उसको स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का खाली जगह है भंडारण के रूप में किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या है? स्टार्च। खाद्य का स्टार्च भंडारण के रूप में, गलती होगी यहाँ पर लिखने में, यहाँ पर होगा पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। अब आगे देखिए आप कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो हरा रंग का होता है, और उसी के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। यह बताया गया था आपको पिछले क्लास में। घ में है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से एक लेने वाला चीज है, लेते हैं तो CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2, और दूसरा है का उत्पादन करते हैं यानी जो देते हैं तो हो गया ऑक्सीजन O2 देते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऊपर के चित्र में जिसमें कि आपको प्रकाश संश्लेषण वाला दिखाया गया था, उसमें किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन किस तरह से छोड़ते हैं, निकालते हैं, इसको आपने देखा है। अब है 7वां प्रश्न, निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। इसके लिए शब्द बताना है, जो जो दिया हुआ है इसमें भी आपको 4 चीज दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए 3 है, 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर आपको देना है, एक एक शब्द में देना है। पीत दुर्लभ तने वाला परजीवी पादप, पीत माने होता है पीला, तो पीला और दुबला यानी पतला तने वाला परजीवी पादप क्या होता है? तो अमरबेल होता है। यह छाया रहता है, पतला पतला धागे की तरह इसकी संरचना होती है। पीत दुर्लभ तनानी धागे की तरह वाली पीली संरचना, यह अमरबेल होता है। दूसरा है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। स्वपोषण भी होता है यानी पौधा है जो स्वपोषण करता है, हरा पौधा इसका मतलब है। दूसरा है विषम पोषण करता है, यानी जो है वह फिर दूसरे प्रकार का भी पोषण कर लेता है, यानी जो स्वपोषण से उसको पोषक तत्वों की नहीं प्राप्ति होती है उसके लिए वह विषम पोषण भी करता है। दोनों गुण इसमें पाया जा रहा है। तो इस तरह का पौधा है घटपर्णी पिचर प्लांट, जिसमें कि कीट भक्षी होता है, और यह स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह का प्रणाली को अपनाता है। विषम पोषण यानी कीट भक्षी पोषण जिसको हमने पढ़ाया पिछले क्लास में, तो कीट भक्षी पोषण भी करता है और उसमें स्वपोषण की भी प्रक्रिया होती है। अगला है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, आदान भी प्रदान भी यानी लेना भी और देना भी, तो उस रंध्र को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा रंध्र। तो वे हैं आपको उसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता भी है स्टोमाटा से, और उसी से ऑक्सीजन बाहर भी आता है। इस तरह से यह तीनों जिसमें कि पारिभाषिक शब्द देना था, ये 3 शब्द आपको क्लियर हो गया है। अब अगला है कि सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है, कि जो सही है उसको, है ना। इसमें 4 तरह का उत्तर आपको दिया हुआ है, 4 में से एक उत्तर सही है या 3 उत्तर गलत है, यानी बहु उत्तरीय, इसमें बहुत सारा उत्तर दिया हुआ है, उसमें से एक सही उत्तर है। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें बहुत सारा विकल्प है आपके लिए। तो पहला है अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, मृतजीवी का, परजीवी का और परपोषी का। यहाँ आपका उत्तर गलत लिखा हुआ है, इसमें यह होगा अमरबेल परजीवी का है उत्तर, इसका होगा परजीवी, परजीवी लिखा जाएगा, तो लिखने में गलती हो गया है, यहाँ पर होगा परजीवी, परजीवी
ये इसका उत्तर होगा, परजीवी होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो परजीवी होगा इसका पहला उत्तर, पहला का। अमरबेल जो है वह परजीवी पौधा है, वह अपने आवास के लिए और अपने भोजन के लिए, दोनों के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, इसको परजीवी कहते हैं। दूसरा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो इसमें होता है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर में देखे थे इसको, है ना, कि जो स्वपोषण और विषम पोषण दोनों करता है, तो वो वाला जो है वही पौधा है जिसको घटपर्णी या पीचर प्लांट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो हो गया, दोनों उत्तर इसमें से क्लियर हो गया है आपका। अब है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। तो पहला है क्लोरोफिल, उसके सामने पत्ती होगा। दूसरा है नाइट्रोजन, जो कि जीवाणु उपलब्ध कराते हैं, इसमें भी गलती है। इसका जो नंबरिंग है वह सामने सामने 1 2 कर दिया गया है, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन जो आंसर किया हुआ है, आप आंसर को देख लीजिए, क्लोरोफिल, पत्ती, नाइट्रोजन, जीवाणु, अमरबेल, परजीवी, जंतु, परपोषित और कीटभक्षी, ये है घटपर्णी। इस तरह के पांचों का जो उत्तर है, वह उत्तर जो शब्द में लिखा हुआ है वह सही है। इसका क्रम संख्या 1 2 3 4 5 जो है वह आगे पीछे होगा, आप अपने किताब से मिला लीजिएगा, लेकिन यह जो शब्द है वह सही है आपको। अगला है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो पहला है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, यह बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिया जाता है और मुक्त ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर दिया है मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यह इसका उत्तर होगा असत्य। असत्य है, प्रकाश संश्लेषण में यहाँ असत्य। तो इसको आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि असत्य होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिया जाता है, उसका उससे मुक्ति नहीं होता है। दूसरा है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, बिल्कुल गलत। मृत जीवी वैसा होता है जो अपना भोजन नहीं बनाता है, वह मरे हुए जीवों पर, सड़े गले जीवों पर उग करके और अपना भोजन प्राप्त करता है, वह मृतजीवी होता है। और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह स्वपोषी होता है। तो इसमें ये भी असत्य है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रोटीन का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो यह सत्य है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में वहाँ पर संकलित होता है, संग्रहित होता है, और वह जो है रासायनिक ऊर्जा है। तो इस तरह से यह भी सत्य है, यानी प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह सत्य है। तो पहला का क का सत्य असत्य, ख का असत्य, ग का और घ का दोनों का सत्य है, यानी 2 ऊपर से असत्य है और 2 उसके बाद वाला सत्य है। इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट 10वां कंप्लीट हो गया। 11वां का हम लोग देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करता है उसमें पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने किस अंग के द्वारा लेते हैं? तो वह है रंध्र। पत्तियों में जो स्टोमाटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, उस रंध्र के द्वारा लिया जाता है। इसमें 4 दिया हुआ है, मूल, रोम, रंध्र, पर्णशिराएं, वायदल, ये सब में से किसी नहीं, रंध्र सही उत्तर है। अगला है 12वां और अंतिम प्रश्न आपका है। सही विकल्प चुनिए। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग
द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो इसके तो पहले भी क्लियर किया गया है कि किसमें क्या है। तो इसमें पहला है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पुष्प और चौथी है पत्तियां। तो आप जान रहे हैं कि रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और वह रंध्र है जो पत्तियों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ह होगा पत्तियां। इस तरह से आपका पाठ 1 का जो है पादपों में पोषण का 12वां प्रश्न का उत्तर करा दिया गया है। इसमें जो टाइपिस्ट थे उन्होंने कुछ गलतियां की है, उसको आपको मैंने बता दिया है, संकेत कर दिया है, उसको आप सुधार लेंगे और इस तरह से आपका यह पाठ आज कंप्लीट होता है। और अगले दिन फिर हम अगले पाठ से शुरू करेंगे। धन्यवाद।